हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेडी हम 98। सो फ्रेंड, हमारा जो प्रीवियस टॉपिक चल रहा था पोजीशन, उसको ही आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको आगे के जो भी इसके टाइप्स थे उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन का टाइप है लेफ़्ट लैटरल पोजीशन, जिसे कि हम साइड लाइन पोजीशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो पेशेंट होता है वो लेफ़्ट साइड लाई करता है। ठीक है, अब बात आती है इसके क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं। तो इंडिकेशंस के दौरान आपको बताया गया है फर्स्टली एनीमा। ठीक है, यानी कि एनीमा अगर किसी भी पर्सन के अंदर प्रोवाइड करना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उस दौरान उस पर्सन को हम क्या करेंगे, लेफ़्ट लैटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद रेक्टल सपोसेटरी। रेक्टल सपोसेटरी के दौरान भी यही पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है, मीन्स लेफ्ट लैटरल पोजीशन पर्सन को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि सपोसेटरी होता क्या है। तो सपोसेटरी जो होता है वो एक टाइप की मेडिसिन होती है, जिसको कि बॉडी ओरिफिस में इंसर्ट किया जाता है, मीन्स वेजाइना, रेक्टम या यूरेथ्रा में इंसर्ट किया जाता है, और वो मेडिसिन उसी पार्ट में डिजॉल्व होती है और बॉडी पे अपना एक्शन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, उसी चीज़ को हम सपोसेटरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन है इसके बाद रेक्टल एग्जामिनेशन एंड रेक्टल टेम्परेचर। अगर रेक्टल एग्जामिनेशन करना है या रेक्टल टेम्परेचर लेना है, तो उस दौरान भी हम पर्सन को लेफ्ट लैटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद कंट्राइंडिकेशंस। कंट्राइंडिकेशंस के दौरान आपको क्या बताया गया है कि अगर पर्सन के अंदर ही रिप्लेसमेंट सर्जरी या अदर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है, तो उस दौरान उस पर्सन के अंदर लेफ़्ट लैटरल पोजीशन प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, यानी कि रिप्लेसमेंट सर्जरी अगर हुई है, तो उस दौरान अगर हम उसे अगर लेफ़्ट लैटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे या ऑर्थोपेडिक सर्जरी के दौरान प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस या और भी अदर कोई प्रॉब्लम एराइज होने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, इसीलिए हिप रिप्लेसमेंट या ऑर्थोपेडिक सर्जरी के दौरान लेफ्ट लैटरल पोजीशन को कंट्राइंडिकेटेड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन है इसके बाद नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, नी चेस्ट पोजीशन जो होता है, इसको हम जीनो पेक्टोरल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसमें जो पेशेंट होता है वो नी एंड चेस्ट के बल लेटा रहता है, और उसका जो हेड होता है वो किसी एक साइड टर्न्ड रहता है, और साथ ही साथ जो उसके चिक्स हैं उसके नीचे एक स्मॉल पिलो को भी प्लेस किया जाता है। ठीक है, लाइक आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो कि जो पर्सन है वो किस तरीके से नी चेस्ट पोजीशन में पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद कि इसके क्या क्या इंडिकेशंस होंगे। तो इंडिकेशंस के दौरान आपको इसमें बताया गया है कि जो पर्सन होता है, यानी फर्स्टली हमारा काम क्या होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ रेक्टम एंड वेजाइना। ठीक है, नी चेस्ट पोजीशन के दौरान जो पर्सन होता है उसको एग्जामिनेशन पर्पज से ये पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है, मीन्स रेक्टम एंड वेजाइना का अगर एग्जामिनेशन करना है तो उस दौरान हम पर्सन को नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी का मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ द सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, यानी जो सिग्मोइड कोलोन है उसका एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, या उसका स्कोपिक एग्जामिनेशन करना है, तो उस दौरान भी हम पर्सन को नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन है इसके बाद पोस्टपार्टम एक्सरसाइज, यानी कि एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स करना है या पहले की अवस्था में लेके आना है, तो उस दौरान ठीक है पोस्टपार्टम एक्सरसाइज के रूप में भी हम नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, या उसे पर्सन को एडवाइस किया जाता है पोस्टपार्टम एक्सरसाइज के दौरान नी चेस्ट पोजीशन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात है इसके बाद कि इसकी क्या क्या कंट्राइंडिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो कंट्राइंडिकेशंस के दौरान क्या क्या हो सकता है, तो उस पर्सन के अंदर ज्वाइंट पेन, चेस्ट पेन, हेड इंजरी एंड शोल्डर इंजरी होने के चांसेस बने रहते हैं, या ये सारे कंट्राइंडिकेशंस लाइक उसके अंदर ज्वाइंट पेन पहले से बना हुआ है, या चेस्ट पेन है, या हेड इंजरी किसी तरीके की हुई है, या शोल्डर इंजरी हुई है, तो उस दौरान उस पर्सन के अंदर हम नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन है इसके बाद ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन के दौरान क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो सुपाइन पोजीशन में लाई करता है। ठीक है, और उसका जो हेड होता है वो 30 to 40 डिग्री लोअर रहता है देन द फीट, यानी कि उसके फीट की अपेक्षा जो उसका हेड है वो नीचे की तरफ रहेगा, यानी कि 30 to 40 डिग्री लोअर रहता है। ठीक है, आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो कि जो पर्सन है वो किस तरीके से लाई कर रहा है, मीन्स वो सुपाइन पोजीशन में लेटा है, और जो उसका फीट है वो अपर साइड में है, एंड उसका जो हेड है वो 30 to 40 डिग्री लोअर साइड में है। ठीक है,
अब बात आती है कि इसके क्या क्या यूजेज होते हैं, मीन्स इसके क्या क्या इंडिकेशंस हैं। तो इंडिकेशंस के दौरान आपको फर्स्टली बताया गया है कि अगर पेल्विक ऑर्गन में किसी भी तरीके की कोई सर्जरी हो रही है या एग्जामिनेशन करना है, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, उस पर्सन के अंदर ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन अप्लाई करेंगे या प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद पोस्टुरल ड्रेनेज। पोस्टुरल ड्रेनेज के दौरान भी हम पर्सन को ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि पोस्टुरल ड्रेनेज होता क्या है। तो जो पोस्टुरल ड्रेनेज है वो एक प्रकार का प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम पेशेंट को डिफरेंट टाइप के पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पोजीशन इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि अगर लंग्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सेस फ्लूइड का या म्यूकस का या अदर सिक्रेशंस का एक्युमुलेशन हो चुका है, तो उसको ड्रेन आउट करने के लिए हम पोस्टुरल ड्रेनेज अप्लाई करते हैं या इस प्रोसीजर को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम जितने भी एक्सेस फ्लूइड है या सिक्रेशंस है उसको ड्रेन आउट करते हैं और जो लंग्स है उसको फिर से प्रॉपर वे में या उसका फंक्शन जो है उसको नॉर्मल वे में बनाए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, यानी शॉक की कंडीशन अगर डेवलप हुई है या जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा पर्सन का डिक्रीज आउट हो चुका है, तो उसको फिर से नॉर्मल वे में लाने के लिए या मेंटेन करने के लिए भी हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं या पर्सन को हम ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद टू प्रमोट वेनस रिटर्न। वेनस रिटर्न मीन्स अगर ब्लड का फ्लो नॉर्मल वे में हो रहा है, ठीक है, तो उस दौरान जो ब्लड का फ्लो है उसको हम बैक टू दी हार्ट यानी हार्ट तक फिर से बैक फ्लो करने के लिए, ठीक है, वेनस रिटर्न को प्रमोट किया जाता है। मीन्स जो ब्लड है वो फिर से राइट एट्रियम में बैक फ्लो करे, इसके लिए हम वेनस रिटर्न को प्रमोट करते हैं। मीन्स उसको प्रमोट करने के लिए पर्सन को ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद इसके क्या क्या कंट्रा इंडिकेशंस होंगे। तो कंट्रा इंडिकेशंस में फर्स्टली इसमें आपको बताया गया है कि अगर आईसीपी यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज है तो उस दौरान हम उस पर्सन के अंदर ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन को कंट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। ठीक है, मीन्स अगर आईसीपी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज है तो उसकी वजह से उस पर्सन के अंदर उस पर्सन को डेथ भी हो सकती है या इसके अलावा उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या अदर भी कोई भी सिस्टमिक प्रॉब्लम अपीयर होने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद अनकंफर्टेबल फॉर ओबेसिटी पेशेंट, यानी कि जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा ओबेस है या बहुत ही ज़्यादा मोटा है तो उसकी वजह से भी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को यानी इस पोजीशन को कंट्रा इंडिकेटेड रखा जाता है कि अगर कोई भी पर्सन मोटा है तो उसे हम ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड नहीं करते। नेक्स्ट वन है इसके बाद हेड इंजरी या स्पाइनल इंजरी। अगर हेड या स्पाइनल इंजरी हुई है तो उस दौरान भी हम क्या करेंगे, पर्सन को ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन को कंट्राइंडिकेटेड रखते हैं। साथ ही साथ अगर हेड पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है या प्रेशर जैसी फीलिंग हो रही है, मीन्स अगर पर्सन को आप ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन उसकी वजह से पोजीशन की वजह से वो खुद को अनकंफर्ट फील कर रहा है, ठीक है, या उसका जो हेड है उस पर बहुत ही ज़्यादा हायर प्रेशर पड़ रहा है, तो उस दौरान भी हम इस पोजीशन को कंट्राइंडिकेटेड रखते हैं। ठीक है, अगर ट्यूब फीडिंग के दौरान भी क्या होता है कि जो पर्सन है अगर ट्यूब फीडिंग कर रहा है या जो भी चिल्ड्रंस है उसमें अगर ट्यूब फीडिंग कराई जा रही है तो उस दौरान पेशेंट को ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन को भी कंट्राइंडिकेटेड रखते हैं। मीन्स अगर ट्यूब फीडिंग के दौरान इस पोजीशन को हम प्रोवाइड करेंगे तो जो भी कंटेंट है अगर हम उसे पाइप के थ्रू उसके बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं या बॉडी में डाल रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पर्सन है उसका रीगर्गिटेट होने के चांसेस बने रहेंगे या बैक फ्लो होने के चांसेस बने रहेंगे। ठीक है, इसीलिए ट्यूब फीडिंग के दौरान ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन को इंडिकेटेड रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन है इसके बाद फाउलर्स पोजीशन। फाउलर्स पोजीशन में क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो सुपाइन पोजीशन में ही रहेगा लेकिन जो उसका हेड है वो 80 to 90 डिग्री राइज्ड रहता है यानी अपर साइड में रहेगा। ठीक है, नॉर्मली जो फाउलर पोजीशन का एंगल होता है वो 45 डिग्री का ही होता है। लाइक आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो कि जो पर्सन है वो यहाँ पे किस तरीके से लेटा है या बैठा हुआ है। ठीक है, नॉर्मली जो एंगल होता है फाउलर पोजीशन का वो होता है 45 डिग्री का। ठीक है, लेकिन अगर पर्सन को हम बहुत ही ज़्यादा मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो पोजीशंस होते हैं फाउलर का वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इसमें हाई फाउलर पोजीशन एंड सेकेंड है इसमें सेमी फाउलर पोजीशन। जो हाई फाउलर पोजीशन होता है इसमें जो हेड है उसे हम एलिवेट करेंगे 90 डिग्री पे। ठीक है,
लेकिन जो सेमी फाउलर पोजीशन होता है इसमें जो पर्सन का हेड होता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पर्सन का हेड है वो एलिवेटेड है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ लाइक यहाँ पे भी आप देख सकते हो 60 डिग्री पे एलिवेटेड उसका हेड है, यहाँ पे 45 डिग्री पे एंड यहाँ पे 90 डिग्री पे, ठीक है। मीन्स इसमें अगर कोई भी पर्सन को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या बहुत ही ज़्यादा उसे सांस लेने में या ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, उस पर्सन के अंदर हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड या सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब बताते हैं कि इसकी इंडिकेशंस क्या है। तो इंडिकेशंस में आपको यहाँ पे बताया गया है डिस्पनिया, ठीक है। डिस्पनिया का मतलब क्या होता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है, तो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी को रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर्सन के अंदर फाउलर पोजीशन, चाहे हाई फाउलर या सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन आप प्रोवाइड करो, मीन्स पर्सन के नीड के अकॉर्डिंग उस पोजीशन को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद टू रिलैक्स बैक एंड थाई मसल्स, यानी कि जो बैक साइड की या जो थाई की मसल्स होती हैं उसे रिलैक्स प्रोवाइड करने के लिए भी पर्सन के अंदर फाउलर पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद टू रिलीव टेंशन ऑफ द एब्डोमिनल सूचर्स, यानी एब्डोमेन में किसी तरीके की कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, उसकी वजह से उस पर्सन के अंदर इरिटेशन या टेंशन या बहुत ही ज़्यादा मतलब अनकंफर्ट फील हो रहा है, तो उस दौरान भी हम पर्सन को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है इसके बाद इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज है तो उसे नॉर्मल वे में लाने के लिए भी हम क्या करते हैं, पर्सन को हेल्थ के अकॉर्डिंग या उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे हम फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। मीन्स आप हाई फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद इन इट इज टू ईटिंग एंड वॉशिंग टीबी, यानी कि ईटिंग के दौरान या टीबी वॉशिंग के दौरान भी हम क्या कर सकते हैं, पर्सन को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी खाना खाते टाइम या टीवी देखते टाइम भी वो पर्सन जिस पोजीशन में या जिस एंगल पे बेड पे रहता है, ठीक है, उसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, फाउलर पोजीशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद इसके क्या क्या कंट्राइंडिकेशंस होते हैं। तो कंट्राइंडिकेशंस इसका बस कुछ ज़्यादा नहीं है। कंट्राइंडिकेशंस में बस आपको जानना है कि अगर पर्सन के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल सर्जरी हुई है तो उस दौरान इस पोजीशन को कंट्राइंडिकेटेड रखा जाता है, क्योंकि अगर इस सर्जरी के दौरान आफ्टर सर्जरी हम अगर ये पोजीशन पर्सन को प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस एराइज होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। कार्डियक पोजीशन क्या होता है, तो इसमें जो पर्सन होता है उसे हम सिटिंग पोजीशन में प्रॉप्ड अप करते हैं। प्रॉप्ड अप का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को ऊपर की तरफ उठाना, ठीक है, या टेक लगाना, ठीक है। इसमें साथ ही साथ अगर सिटिंग पोजीशन में पर्सन को हम ला रहे हैं तो उसके बैक साइड में एक स्मॉल पिलो को भी अप्लाई किया जाता है जो कि पर्सन को कंफर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद कि इसके क्या क्या इंडिकेशंस होंगे, मीन्स कौन सी कंडीशन में हम पर्सन को कार्डियक पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें कार्डियक अस्थमा, ठीक है। कार्डियक अस्थमा के दौरान हम क्या करते हैं कि उस पर्सन को कार्डियक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कार्डियक अस्थमा ये कोई अस्थमैटिक डिजीज नहीं होता है, ठीक है, एक टाइप होता है कफिंग का एंड वीजिंग का, ठीक है। कफिंग और वीजिंग के टाइप के दौरान क्या होता है, कार्डियक अस्थमा अपीयर होने के चांसेस बने रहते हैं। मीन्स अगर पर्सन के अंदर लेफ्ट हार्ट फेलियर हो रहा है तो उसकी वजह से उस पर्सन के अंदर कार्डियक अस्थमा हो जाता है। मीन्स पर्सन के अंदर डिफरेंट टाइप की मीन्स ब्रीथिंग डिफिकल्टी या सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स अपीयर होने के चांसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद कि अगर पर्सन को किसी तरीके की कोई कार्डियक डिजीज है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर वो पर्सन उसका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो इरेगुलर हो जाएगा या प्रॉपर वे में वो ब्रीथिंग उसका पैटर्न जो है वो नॉर्मल वे में बना नहीं रहता है, ठीक है। तो उस दौरान हम क्या करेंगे, उस पर्सन को कार्डियक पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो उसका ब्रीथिंग पैटर्न है वो फिर से नॉर्मल वे में कंटिन्यू बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद इसके कंट्राइंडिकेशंस में आपको वही सेम चीज़ बताया गया है कि अगर स्पाइनल सर्जरी हुई है तो उस दौरान हम कार्डियक पोजीशन को कंट्राइंडिकेटेड रखेंगे, और साथ ही साथ बैक पेन कंटिन्यू बना हुआ है तो उस दौरान भी क्या किया जाता है कि उस पर्सन के अंदर कार्डियक पोजीशन को कंट्राइंडिकेटेड रखा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट पोजीशन है इसके बाद ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ऑर्थोपेनिक पोजीशन क्या होता है, तो इस पोजीशन को हम कब अप्लाई करेंगे, तो जो पर्सन है अगर उसके अंदर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम अराइज हुई है तो उस दौरान हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। मीन्स अगर उसके लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन की एंट्री नहीं हो पा रही या ऑक्सीजन का लेवल उसके लंग्स में डिक्रीज आउट है, तो उस ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए हम ऑर्थोपेनिक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि प्रॉपर वे में ऑक्सीजन की एंट्री होगी और जो लंग्स है वो नॉर्मल वे में एक्सपेंड करेगा। ठीक है, अब बताते हैं किसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो इंडिकेशंस में फर्स्टली आपको बताया गया है कि इम्प्रूव ब्रीथिंग पैटर्न, यानी ब्रीथिंग के लेवल को या रिस्पायरेटरी के लेवल को या ब्रीथिंग पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए ऑर्थोपेनिक पोजीशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद हेल्प टू रेस्ट ऑफ शोल्डर, यानी शोल्डर को रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ऑर्थोपेनिक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बैक की टेंशन, यानी बैक पे अगर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा पेन या टेंशन बना हुआ है तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए भी हम ऑर्थोपेनिक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद इसके क्या क्या कंट्राइंडिकेशंस होंगे। तो कंट्राइंडिकेशंस में अगर बहुत ही ज़्यादा लेग मसल्स में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजमेंट या इरिटेशन या बहुत ही ज़्यादा टेंशन अपीयर हुआ है तो उस दौरान हम क्या करेंगे, इस पोजीशन को कंट्राइंडिकेटेड रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है डिस्कम्फर्ट इन स्लीपिंग। स्लीपिंग पैटर्न बहुत ही ज़्यादा अगर डिस्टर्ब हो रहा है इस पोजीशन की वजह से, ठीक है, तो उस दौरान भी हम इस पोजीशन को कंट्राइंडिकेटेड रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद ज्वाइंट पेन या बैक टेंशन। ठीक है, इस कंडीशन में भी हम ऑर्थोपेनिक पोजीशन को कंट्राइंडिकेटेड रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन है इसके बाद वेल्चर्स पोजीशन। वेल्चर्स पोजीशन क्या होता है, तो इसमें जो पर्सन फीमेल होती है वो सुपाइन पोजीशन में लेटी रहती है। ठीक है, लेकिन उसके इड्ज ऑफ मैट्रेस, यानी मैट्रेस के किनारे से जो उसका लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो फॉल डाउन रहता है, यानी कि नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, इंडिकेशंस क्या है, यानी यूजेस क्या क्या होते हैं। तो यूजेस के दौरान अगर उस फीमेल के अंदर फॉरसेप्ट डिलीवरी करवानी है या फॉरसेप्ट डिलीवरी होने वाली है, ठीक है, तो फॉरसेप्ट डिलीवरी के दौरान उस फीमेल के अंदर हम क्या करते हैं, वेल्चर्स पोजीशन को अप्लाई करते हैं या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ रिलैक्स पेरिनियम बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड हो चुकी है या उसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए भी हम वेल्चर्स पोजीशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ब्रीस्ट प्रेजेंटेशन, यानी इन सारी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, वेल्चर्स पोजीशन को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि जो डिलीवरी है उसको हम प्रॉपर वे में या नॉर्मल वे में करा सके। ठीक है, ये जो प्रेजेंटेशन है उसे भी हम नॉर्मल वे में कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद जैक नाइफ पोजीशन। जैक नाइफ पोजीशन क्या होता है, तो जैक नाइफ पोजीशन के दौरान जो पर्सन होता है वो हिप से, यानी जो उसका हेड है और जो उसका लोअर लेग है, ठीक है, वो नीचे की तरफ रहेगा, लोअर साइड में रहेगा। आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो कि जो पर्सन है वो उसका जो हेड है वो भी नीचे की तरफ है और जो उसका लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो भी नीचे की तरफ है, यानी बीच से वो लोअर साइड में पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, तो इंडिकेशंस के दौरान आपको इसमें बताया गया है कि अगर कोई सर्जरी मीन्स अगर उस पर्सन के अंदर कोकिक्स और रेक्टम की सर्जरी होने वाली है तो उस दौरान ही हम जैक नाइफ पोजीशन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन है इसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में जो पर्सन होता है वो बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन में रहता है, यानी बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन मीन्स सीधे खड़े रहता है। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है, मीन्स इसका इंडिकेशंस क्या क्या है, तो इंडिकेशंस के दौरान फर्स्टली है फिजिकल एग्जामिनेशन यानी हेड टू टो उसका एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, तो उस दौरान भी हम क्या करेंगे, ये पोजीशन अप्लाई करते हैं, यानी पर्सन को हम स्टैंडिंग पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ उसका हाइट एंड वेट मेजरमेंट करना है, चेस्ट एक्सरे करना है या ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, तो उस दौरान हम पर्सन को स्टैंडिंग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद इसके क्या क्या कंट्राइंडिकेशंस होंगे, तो कंट्राइंडिकेशंस के दौरान अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वीक है या वीकनेस की कंडीशन है उसके अंदर, तो उस दौरान हम उस पर्सन को स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रखेंगे या इस पोजीशन को कंट्राइंडिकेटेड रखते हैं। ठीक है,
अगर जो पर्सन है वो अनकॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस लेवल में है तो उस दौरान भी हम पर्सन को स्टैंडिंग पोजीशन प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि अगर अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस कंडीशन में पेशेंट को हम ये पोजीशन प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वजह से एक्सीडेंट या इंजरी होने के चांसेस भी बने रहते हैं या इंक्रीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है लेग इंजरी। अगर लेग इंजरी पर्सन के अंदर हुआ है तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इसलिए लेग इंजरी की कंडीशन में भी इस पोजीशन को कंट्राइंडिकेटेड रखा जाता है। नेक्स्ट पोजीशन है इसके बाद सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन के दौरान जो पर्सन होता है वो बैठा रहता है किसी चेयर पे, ठीक है, या बेड पे या एग्जामिन टेबल पे, ठीक है। इसका यूज़ क्या क्या होता है, तो यूज़ के दौरान जो पर्सन होता है उसका अगर वाइटल साइन एसेस करना है, यानी वाइटल साइन एसेस करने के दौरान या फिजिकल एग्जामिनेशन करने के दौरान हम सिटिंग पोजीशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक जो यहीं पे स्टॉप होता है। आगे मैं इसके एमसीक्यूज़ को बता रही हूँ, उस एमसीक्यूज़ को आप ध्यान से देखिए, उसका जो भी आपका राइट आंसर रहेगा उसे आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इसका एमसीक्यूज़ है विच पोजीशन इज़ बेस्ट इन द इवेंट ऑफ रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, यानी कि अगर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है किसी पर्सन के अंदर तो उसे हम कौन सा पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऑप्शन में है फर्स्ट सुपाइन पोजीशन, ठीक है, सेकंड है ट्रेनलैंड-बर्ग पोजीशन, थर्ड है सिम्स पोजीशन एंड फोर्थ है फाउलर्स पोजीशन। जो आंसर आपका राइट होगा उसे आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसके बाद विच पोजीशन इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर चाइल्ड बर्थ, यानी चाइल्ड बर्थ के दौरान कौन सा पोजीशन अप्लाई किया जाता है या फीमेल के अंदर वो कौन सा पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में है फर्स्ट सिम्स पोजीशन, ठीक है, सेकंड है ट्रेनलैंड-बर्ग पोजीशन, थर्ड है लिथोटॉमी पोजीशन एंड फोर्थ है सुपाइन पोजीशन, ठीक है। जो आपका राइट आंसर रहेगा उसे आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।